Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video we are going to continue with the SQL commands and this is the part 3.3 video. The topics for this video are order by clause, alter update commands, delete and drop command and aggregate functions in MySQL. Let us start with the first topic, order by clause. So students, order by as the name suggests हमें एक particular order में अपने result set को arrange करना है. So order by clause help us to sort the result set either in ascending order or in descending order, small to larger और larger to smaller. By default order by clause जब हम use करते हैं तो order आपका ascending होता है. For example, select star from student, order by name. Select is the command to display the data. Star means all columns. From student, student is the name of the table. Order by name. यानी कि मुझे अपना डेटा नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टेड वे में चाहिए कि जो मेरे सारे नेम्स हो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो और उसके अकॉर्डिंग बाकी जितने भी फील्ड्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपने डेटा को रिप्रेजेंट करें. ठीक है, इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास स्कूल डेटाबेस है जिसके अंदर S1 और स्टूडेंट नाम की टेबल है. पहले हमने इसके अंदर स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई थी. नाउ आई हैव क्रिएटेड वन मोर टेबल इन दिस वन दैट इज S1 विद द सेम सिंटेक्स जैसे हमने स्टूडेंट टेबल को क्रिएट किया था. और इसके अंदर मैंने एक नया कॉलम भी ऐड कर दिया सेक्शन इन विच आई हैव प्रोवाइडेड सम वैल्यूज. टेबल के अंदर कैसे हम कॉलम को ऐड करते हैं वो हम अभी आगे समझेंगे. इससे पहले हम समझते हैं ऑर्डर बाय क्लोज को. तो ऑर्डर बाय क्लॉज को हमने लिखा तो मान लीजिए मेरे पास ये टेबल है और मुझे इसमें सारे जितने भी नेम्स हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए. नेम सॉर्टेड ऑर्डर में होने का मतलब है अगर असेंडिंग दे रखा है तो उस केस में A to Z आएंगे और अगर डिसेंडिंग दे रखा है तो Z to A आएंगे. तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय नेम. अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो सिंपली आपने ऑर्डर बाय के बाद कॉलम का नेम लिखना है या फिर आप लिख सकते हो कॉलम के नेम के बाद ASC. आप ASC लिखो या ना लिखो, आपका जो रिजल्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही आता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम नेम वाले कॉलम को चेक करें तो पहले R में रीना, देन रिया, देन रोहन एंड देन स्नेहा. सॉर्ट हो गया हमारा डेटा. नेम जो कॉलम है वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया और उसके अकॉर्डिंग हमारा रोल नंबर, क्लास, डेट ऑफ बर्थ और सेक्शन भी उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले करके दिखाए जा रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे प्रिया जो है उसका रोल नंबर 5 है, उसकी क्लास 9th है, डेट ऑफ बर्थ 1993 523 है और सेक्शन उसका A है. तो इस तरह से डेटा हमारा सॉर्टेड होता है. अगर मैं यहाँ पे नेम के बाद ASC लगा दूँ तो भी मेरा जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा. अंडरस्टूड दिस थिंग. तो जब भी आप डेटा के ऊपर सॉर्टिंग करते हैं तो दैट कैन बी डन इन टू वेज, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड बाय डिफॉल्ट उसका ऑर्डर असेंडिंग होता है. अब हमने ये एग्जाम्पल देखा. इसके बाद अगर मैं इसमें यहाँ ASC लगा दूं, यहाँ बाय नहीं आएगा. अगर आप इसके अंदर ASC लगा देते हैं, ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग, ठीक है, देन ऑल्सो द रिजल्ट विल बी सेम. और अगर आप इसमें डिसेंडिंग कर देते हो तो आपके जो नेम्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंगली बाकी के कॉलम्स में. ठीक है, और एक चीज़ इसमें और होती है कि जो ऑर्डर बाय क्लॉज है वो हम मल्टीपल कॉलम्स पे भी लगा सकते हैं. जैसे कि मैंने नेम को कर दिया असेंडिंग ऑर्डर, क्लास को कर दिया डिसेंडिंग में, तो ये मल्टीपल कॉलम्स पे लग गया. तो समझते हैं कि कैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करते हैं और कैसे हम मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर सॉर्टिंग करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड करते हैं. यहाँ पे ASC के प्लेस पे हमने लिख दिया DESC. अब देखिए यहाँ पे जो आपका नेम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए, स्नेहा, रोहन, रिया, रीना एंड प्रिया, S से लेके P. इसी तरह से आप किसी और फील्ड के ऊपर भी डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं सॉर्टिंग. जैसे कि यहाँ मैंने रोल नंबर के ऊपर कर दिया. तो यहाँ पे जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो आपके सारे रोल नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए, अकॉर्डिंगली आपका बाकी का डेटा भी. ठीक है, तो इस तरह से वी कैन डू मेक यूज ऑफ द ऑर्डर बाय क्लॉज इन ऑर्डर टू सॉर्ट द डेटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब बात करते हैं मल्टीपल कॉलम्स की. जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ देखिए मेरे पास सेक्शन है A और B, ठीक है, और स्टूडेंट्स के नेम है. अगर मैं अपने नॉर्मल टेबल को देखूं तो मेरे पास है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. दिस इज माय टेबल.
कुछ स्टूडेंट्स ए सेक्शन में है, कुछ स्टूडेंट्स बी सेक्शन में है, तो आई वांट कि जो सेक्शन है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएं और जो मेरे नेम्स हैं वो किस में हो जाएं, नेम्स जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएं। ठीक है, अब सेक्शन अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा तो ए वाले पहले आएंगे। जब ए वाले पहले आएंगे तो ए वाले कौन कौन से हैं, स्नेहा है, रोहन है और प्रिया है। अगर मैं सेक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में करती हूँ और नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में करती हूँ तो ए सेक्शन वाले जो 3 बच्चे हैं, स्नेहा, रोहन और प्रिया, इन तीनों को माई एसक्यूएल क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। तो डिसेंडिंग अकॉर्डिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग स्नेहा सबसे पहले आएगा, देन आपका क्या आएगा, रोहन आएगा, देन आपकी प्रिया आएगी। इसको मल्टीपल कॉलम्स पे करके देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय, सेक्शन को हमने क्या करना है ASC एंड नेम को हमने क्या करना है DESC, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे आप देखो 3 स्टूडेंट्स ए सेक्शन के हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, स्नेहा, रोहन, प्रिया। और फिर 2 स्टूडेंट्स बी सेक्शन के हैं, इनको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, रिया एंड रीना। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि सेक्शन हमें डिसेंडिंग में चाहिए और नेम हमें असेंडिंग में चाहिए। तो ये क्या करेगा, पहले आपको बी सेक्शन वाले स्टूडेंट्स के नेम्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिखाएगा। अब आपके पास बी सेक्शन के स्टूडेंट्स आ गए, रीना और रिया। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कहा था, तो रीना और रिया में से RE है, तो E और I में से E पहले आएगा, तो रीना आ गया, फिर रिया आ गया। फिर सेक्शन जो था वो डिसेंडिंग ऑर्डर में था, तो A वाले सारे आए, और फिर प्रिया, रोहन और स्नेहा असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑर्डर बाय क्लॉज को मल्टीपल कॉलम्स पे भी लगा सकते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्डर बाय क्लॉज। नेक्स्ट पे आते हैं ऑल्टर कमांड। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हो कि इस टेबल जो मैंने स्टूडेंट बनाई है उसमें मैंने एक कॉलम ऐड किया है सेक्शन के नाम से, जो कि प्रीवियस वीडियो में नहीं था। तो ये हमने कैसे ऐड किया, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड इज यूज्ड टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल। टेबल के ऊपर हम उसके बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। क्या क्या चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कमांड की हेल्प से हम कॉलम को ऐड कर सकते हैं या मोर देन 1 कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। किसी भी कॉलम को आप रीडिफाइन कर सकते हो, यानी कि उसके डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो। किसी भी कॉलम के नेम को हम चेंज कर सकते हैं और उसके ऊपर एक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के लिए सेपरेट वीडियो है, वो हम उसमें समझेंगे कैसे ऑल्टर कमांड की हेल्प से हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को पुट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कैसे ऑल्टर कमांड की हेल्प से हम कॉलम को ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम एंड इट्स डेटा टाइप। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम दिया, ऐड कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट इज द नेम ऑफ माई टेबल। अब इसमें कौन सा कॉलम ऐड करना है, मार्क्स नाम का, तो ऐड कीवर्ड लगाएंगे मार्क्स। मार्क्स का डेटा टाइप है फ्लोट 4,2। 4,2 का मतलब है कि जो आप मार्क्स दोगे उसमें टोटल डिजिट्स 4 हो सकते हैं और डेसिमल के बाद उसमें 2 डिजिट्स आप लगा सकते हो, दैट यू हैव गिवन। तो यहाँ पे हम एक मार्क्स नाम का जो कॉलम है वो ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, क्या ऐड करना है हमने इसमें, मार्क्स ऐड करने हैं, ऐड मार्क्स। इस टाइप का लेना है हमने, फ्लोट टाइप का, इसका साइज हमने दे दिया 4,2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। अब हम इसको चेक करना चाहें तो हम सेलेक्ट कमांड की हेल्प से चेक करेंगे कि ये ऐड हुआ है या नहीं हुआ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई भी नया कॉलम ऐड करते हैं तो हमारे पास उसकी वैल्यूज तो नहीं होती, सिर्फ हम उसका नेम और डेटा टाइप देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट उसमें सारी वैल्यूज कैसे जाएंगी, नल जाएंगी। अब अगर मुझे मार्क्स के अंदर वैल्यू को एंटर कराना हो तो हम उसके लिए कमांड को यूज़ करेंगे, इंसर्ट को नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज कई बच्चों को ये लगता है कि इंसर्ट कमांड को यूज़ करने से हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंसर्ट कमांड जो होती है वो पूरा रिकॉर्ड यानी कि रो को इंसर्ट करने के लिए होती है। इंडिविजुअली अगर आपको एक रिकॉर्ड के अंदर सिर्फ एक फील्ड की वैल्यू डालनी हो तो उसके लिए हमारी होती है अपडेट कमांड। ठीक है, तो इसके लिए हमारी जो अपडेट कमांड होती है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब देखिए इसके अंदर आगे क्या आता है, नेक्स्ट है मॉडिफाई कॉलम। मॉडिफाई कॉलम के अंदर हम किसी भी कॉलम के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। सिंटेक्स है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई कॉलम नेम, न्यू डेटा टाइप एंड न्यू साइज। जैसे कि एग्जांपल है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट,
नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट, मॉडिफाई कमांड। जो मैंने यहाँ पे मार्क्स नाम का कॉलम लिया था उसको मैंने साइज दिया था 4,2, अब इसको मैं दे रही हूँ 6,2, यानी कि टोटल डिजिट 6 हो सकते हैं और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने इस कॉलम को मॉडिफाई करना है। देखते हैं कैसे इसकी मॉडिफिकेशन होती है। यहाँ पे हमने लिखा, पहले हम इसमें वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। तो देखिए हम इसमें अपडेट कमांड लगा देते हैं, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू लाइक 45.50। कहाँ लगाना है मुझे 45.50, किसको देने हैं, सपोज मुझे रोल नंबर 1 को देने हैं। ठीक है, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। तो जब मैं ये कमांड लगाऊंगी तो मेरा इसमें डेटा ऐड हो जाएगा, जिस स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो 1 है उसके मार्क्स इसमें ऐड हो जाएंगे 45.50। अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर सेकेंड रोल नंबर के जो मार्क्स हैं वो अपडेट कराने हैं। ठीक है, तो हमने इसमें क्या कमांड दी, अपडेट स्टूडेंट। अपडेट कमांड में अपडेट के साथ टेबल का नाम आता है, फिर सेट कीवर्ड आता है, मार्क्स कितने सेट करने हैं, जैसे मैंने कहा 4, 5, 6, 7.8, इस तरह से मैंने लिखा, 80 लिख दिया। ठीक है, कहाँ पे, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2। सपोज मैंने ये मार्क्स उसको दिए हैं, तो यहाँ पे देखिए आउट ऑफ रेंज आ गया, क्योंकि जो मार्क्स का जो डेटा टाइप है फ्लोट, उसके अंदर मैंने दिया था 4,2, यानी कि मैक्सिमम डिजिट्स उसमें 4 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने डिजिट्स कितने दे दिए, 6 दे दिए। ठीक है, तो ये मेरा आउट ऑफ रेंज आ गया। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ये मार्क्स देने हैं तो मुझे इसके लिए अपने मार्क्स के जो डेटा टाइप है उसकी रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए आई विल राइट द कमांड ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडिफाई, डेटा टाइप को चेंज करने के लिए हम क्या देते हैं, मॉडिफाई। कौन सा कॉलम मॉडिफाई करना है, मार्क्स का कॉलम मॉडिफाई करना है, मार्क्स, और इसका जो डेटा टाइप है वो दिया और इसके साइज को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, ये कमांड हो गई हमारे पास। तो अब अगर मैं इसके अंदर डेटा डालती हूँ अपडेट कमांड की हेल्प से, तो उस केस में क्या करेगा, कोई एरर आपको नहीं दिखाएगा। सेम कमांड मैंने यूज़ किया है, सेट मार्क्स इज इक्वल टू दिस वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2। यहाँ आउट ऑफ रेंज दिखा रहा था, लेकिन हमने यहाँ इसके डेटा टाइप में चेंजेस किए, रेंज को बढ़ाया, तो इस केस में ये क्वेरी ओके हो गई। तो ये मेरे को अब प्रॉपर डेटा दिखा देगा, दैट इज 4567.80। तो हमने कॉलम को मॉडिफाई कर दिया लाइक दिस। सो दिस इज द यूज ऑफ द मॉडिफाई कमांड यूजिंग द ऑल्टर स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज द नेम ऑफ द कॉलम। ऑल्टर कमांड की हेल्प से हम किसी कॉलम के नेम को भी चेंज कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, चेंज कीवर्ड का आपको यूज करना है, चेंज ओल्ड कॉलम, पुराने कॉलम का नेम, न्यू कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप। एग्जाम्पल, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, चेंज, चेंज कीवर्ड लगाया, मार्क्स, मैंने एक फील्ड का नेम मार्क्स लिया हुआ है, उसको न्यू नेम दे दिया मैंने मार्क्स 1, फ्लोट 4,2। ठीक है, इस तरह से हम चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम आते हैं, हमने कहा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने क्या करना है, नया नेम देना है, तो चेंज कीवर्ड का यूज करेंगे। चेंज, किसको चेंज करना है, मार्क्स नाम के कॉलम को, क्या नेम देना है, मार्क्स 1। सपोज मैंने ये नाम दे दिया और इसका डेटा टाइप दे दिया, सपोज मैंने दे दिया फ्लोट 4,2। ठीक है, अब ये इस तरह से आ गया। अब आप इसे चेक करके देखो। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले आपने दिया 4,2 तो फर्स्ट आ गया, फिर सेकंड आपने दिया 6,2 तो हमने ये एंट्री डाल दी। अब हमने वापस से इसके डेटा टाइप में फ्लोट 4,2 कर दिया, तो अब जो आप एंट्रीज करोगे ना मार्क्स के लिए, उसमें आपको मैक्सिमम 4 डिजिट्स देने हैं, लेकिन प्रीवियस एंट्रीज जो 6 साइज से एंटर्ड थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो भी फिर हमारी न्यू एंट्रीज होती हैं उन पे फर्क पड़ता है, जो भी आप फिर डेटा टाइप लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो पहले मेरे कॉलम का नाम था वो मार्क्स था, और अब मैंने इस कॉलम को न्यू नेम दे दिया मार्क्स 1। तो आप देख रहे हो यहाँ से नेम चेंज हो गया। तो ऑल्टर कमांड की हेल्प से अभी हमने 3 चीज़ें सीखी। एक तो हमने इसके अंदर क्या किया, ऑल्टर कमांड की हेल्प से हम एक नए कॉलम को ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
नया कॉलम हमने ऐड किया मार्क्स नाम से। फिर दूसरी चीज़ हम उसके डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ हम उस कॉलम के नाम को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हम ऑल्टर कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। फोर्थ थिंग जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगाते हैं वो हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे जब हम एसक्यूएल के कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होते हैं आपके स्टूडेंट्स अपडेट कमांड। ऑल्दो अभी हमने उसको यूज़ किया है, एक बार दोबारा हम उसे यूज़ करके देखते हैं। अपडेट कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द डेटा इन द टेबल। अपडेट कमांड की हेल्प से आप टेबल के अंदर कोई भी डेटा को चेंज कर सकते हो, दैट इज मॉडिफाई कर सकते हो। सिंटेक्स क्या है? अपडेट टेबल का नेम, सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू जो भी आप वैल्यू देना चाहते हो। अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो आप कोट्स में दे दो, और अगर आपकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो विदाउट कोट्स देनी है। और अगर कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, जैसे P101 प्रोडक्ट की आईडी दे देते हैं तो उसमें P लेटर है और 101 नंबर है, तो उसको भी आपने कोट्स में देना होता है। ठीक है, अब हमने इसमें अपडेट कमांड को ऐसे यूज़ करना है, अपडेट टेबल का नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू दिस। कई बार तो हम यहाँ तक दे देते हैं कि कॉलम के नेम को ये सेट कर दो, तो जब हम ये देते हैं तो उसकी सारी वैल्यूज़ में यही वैल्यू आ जाएगी। कई बार हम कंडीशन के साथ भी दे देते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपको सब में सेम वैल्यू देनी है या किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट मेरे टेबल का नेम है, अपडेट और सेट मेरे कीवर्ड्स हैं। नेम नाम का मेरे पास एक कॉलम है जिसको मैंने दिया नेम जिया। अब जिया नेम किसको देना है? जिसका रोल नंबर 4 है, तो यहाँ मैंने कंडीशन लगा दी। अगर आप यहाँ रोल नंबर 4 नहीं देते तो वो क्या करेगा, नेम कॉलम में सबके नेम को जिया कर देगा। लेकिन अगर आप दे देते हो रोल नंबर 4 तो सिर्फ रोल नंबर 4 जो है उसके नेम को जिया करेगा, बाकी सारे नेम एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम यूज़ करते हैं अपडेट कमांड वंस अगेन। कैसे यूज़ करते हैं? हम यहाँ पे हमारे पास जो क्लास है वो नल है। ठीक है, हम इसको क्लास प्रोवाइड कराना चाहते हैं, मान लो क्लास 12 देना चाहते हैं, तो इसका रोल नंबर क्या है? 3 है। ठीक है, हम किसी पे भी कंडीशन लगा सकते हैं, या तो जिसका नेम रोहन है उस पर लगा सकते हैं। ये ध्यान रखना फिर किसी और स्टूडेंट का नेम रोहन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा कंडीशन उस कॉलम के ऊपर लगानी चाहिए जिसमें यूनिक वैल्यूज हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा अपडेट स्टूडेंट सेट, क्लास को हमने चेंज करना है, क्लास हमने दे दी 12। किसको देनी है? जहाँ पे हमारी जो रोल नंबर है वो कितना है हमारा? 3 है। ठीक है, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। अब हम इसे चेक करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे क्लास 12 आ गई जहाँ पे रोल नंबर हमारा क्या था? 3 था। लेकिन अगर मान लो मैं इसके अंदर मार्क्स जो हैं, मान लो मुझे मार्क्स के अंदर एंट्री करानी है और मैंने यहाँ पे सिंपली ले लिया अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू, सपोज मैंने कर दिया 70। ठीक है, सिंपली दे दिया 70, कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो ये क्या करेगा? सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को 70 कर देगा। अननोन कॉलम मार्क्स, ओके, यहाँ पे हमने चेंज किया था इसका नेम, तो मार्क्स 1 देना पड़ेगा। सेट मार्क्स 1 इज इक्वल टू 70। तो क्वेरी ओके, 5 रोज अफेक्टेड, 5 रोज अफेक्टेड मतलब 1 2 3 4 5, 5 ही मेरे पास रिकॉर्ड है। अब इसके अंदर सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं। अब देखो सबके मार्क्स हो गए 70। फ्लोट में लिया था इसको इसलिए 70.00 ले रहा है, क्योंकि 4,2 लिया था तो मैक्सिमम डिजिट्स 4 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स। ठीक है, तो इस तरह से देखो सबके मार्क्स आपके क्या आ गए? 70 आ गए। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज द डिलीट कमांड। स्टूडेंट्स, डिलीट कमांड की हेल्प से वी कैन रिमूव द रोज ऑफ द टेबल। हम टेबल की रोज को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर रो भी रिमूव कर सकते हैं और चाहे तो टेबल की सारी रोज को भी रिमूव कर सकते हैं। कैसे? सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अगर आप ये सिंटेक्स देते हो, दैट इज डिलीट फ्रॉम जो भी आपका टेबल का नाम है, तो सारी रोज रिमूव हो जाएंगी। और अगर आप कंडीशन के साथ देते हो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, तो जो रोज उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं वो रोज आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट मेरे टेबल का नाम है, तो सारी की सारी रोज डिलीट हो जाएंगी। और अगर मैं कहूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर लेस देन 3, तो लेस देन 3 मेरे पास 2 रोल नंबर है, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2, तो वो 2 जो रोज हैं वो डिलीट होंगी, बाकी मेरे पास एज इट इज रहेंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी आपने स्टार्टिंग में देखा था मैंने एक टेबल बनाई थी S1 नाम से। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे
उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। DESC S1 तो हमने टेबल बनाई थी लेकिन उसमें वैल्यूज इंसर्ट नहीं करी थी। 2 फील्ड्स ली थी, सीरियल नंबर और ID, और इंटीजर टाइप की ली थी। तो अब एक बार हम इसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट करा देते हैं। इंसर्ट इनटू S1 वैल्यूज, सीरियल नंबर 1 दे दिया और ID इसको दे दी 101। उसके बाद एक और इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करा दी, सीरियल नंबर 2 दे दिया और ID दे दी 102। उसके बाद सीरियल नंबर 3 दे दिया और ID दे दी 103। फिर इसके बाद सीरियल नंबर 4 दे दिया और ID दे दी 104। तो 4 रिकॉर्ड्स हमने इसमें इंसर्ट करा दिए। ठीक है, तो अब हमें उसे चेक करना है, तो हम क्या कहेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S1। ये हमारे पास डेटा आ गया, सीरियल नंबर और ID आ गई। ठीक है, अब मुझे अगर डिलीट करना है कोई पर्टिकुलर रो, मैंने कहा सेलेक्ट डिलीट करना है, तो मैं क्या कहूँगी, डिलीट फ्रॉम, नेम ऑफ द टेबल इज S1। सपोज मुझे सीरियल नंबर 3 के रिकॉर्ड को डिलीट करना है, वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये दे दिया। तो इस केस में एक रो अफेक्ट हुई, यानी कि ये वाला जो रिकॉर्ड है ये डिलीट होगा। चेक करना हो तो सेलेक्ट कमांड लगाएंगे, तो देखो 3 सीरियल नंबर डिलीट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे एक रो को डिलीट कर दिया। मल्टीपल रोज को भी डिलीट कर सकते हैं। इसके अंदर हम एक और जो डेटा है वो डाल लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया 5 और यहाँ दे दिया 105। ठीक है, अब मेरे पास जो डेटा है वो ये हो गया, 4 रिकॉर्ड्स हो गए। मान लो मुझे इसके अंदर डिलीट करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 वाले रिकॉर्ड्स, तो मैंने कहा डिलीट फ्रॉम S1 वेयर S नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या तो 4 हो या 4 से बड़ा हो। तो जैसे ही मैंने ये देखा तो यहाँ पे मेरे पास आया 2 रोज अफेक्टेड, क्योंकि एक तो 4 है सीरियल नंबर और एक आपका 5 है, तो ये दोनों रोज डिलीट होंगी। तो जैसे ही हमने इसको चेक किया तो हमने देखा कि 4 और 5 डिलीट हो चुका है, हमारे पास सिर्फ 1 और 2 बचे हैं। ठीक है, और अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर सारा जो टेबल है उसका डेटा डिलीट करना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, सिंपली लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एंड पुट सेमीकोलन। तो 2 रोज अफेक्टेड, यानी कि जितनी भी रोज अब उसमें बची हैं वो सारी हमारी डिलीट हो जाएंगी। डिलीट हो गई। अब अगर मैं चेक करूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S1, तो क्या मुझे कोई डेटा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या आ रहा है मेरे पास, एम्प्टी सेट, क्योंकि सारा डेटा इसमें से डिलीट हो चुका है। लेकिन क्या मेरा टेबल का नाम भी डिलीट हो चुका है मेमोरी में से? नो, मेमोरी में टेबल का नाम रहता है। कैसे पता लगेगा? आप यहाँ से करोगे शो टेबल्स। डेटाबेस स्कूल अभी यूज में है, तो इसके अंदर शो टेबल्स में एक S1 नाम से टेबल है, एक स्टूडेंट नाम से टेबल है। S1 का सारा डेटा तो डिलीट कर दिया, लेकिन मेमोरी में अभी भी इसका नाम है। ठीक है, तो डिलीट और ड्रॉप में कई बार डिफरेंस आ जाता है। तो डिलीट कमांड क्या करती है, टेबल के कंटेंट्स को डिलीट करती है, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर फिर भी मेमोरी में रहता है। वेराज जो अभी हम दूसरी कमांड यूज करने वाले हैं, ड्रॉप कमांड, वो आपके कंटेंट को भी डिलीट करती है, साथ के साथ आपको मेमोरी के अंदर टेबल का नाम भी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ड्रॉप कमांड को पढ़ते हैं इसके बाद। आई होप डिलीट कमांड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉप कमांड। इट विल डिलीट द कंटेंट्स एज वेल एज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। क्या है इसका सिंटेक्स, ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, जैसे कि ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो सारा कंटेंट्स और सारा का कुछ इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। तो इसके अंदर हमें एक बार दोबारा से, हमने S1 टेबल है हमारे पास, इसमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं, फिर हम इसको ड्रॉप कर देंगे। इंसर्ट इनटू, ये वैल्यूज दे दी, दोबारा से हमने इसके अंदर कुछ वैल्यूज दे दी और फिर दोबारा से हमने इसमें इंसर्ट कमांड लिख दी। तो इस बार हम इसमें 3 रिकॉर्ड्स को एंटर करा रहे हैं। अगर हम इसको चेक करें अपने रिकॉर्ड्स को विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारे पास ये है हमारे पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S1, 543 सीरियल नंबर, ID 105, 104, 103। अब सिंपली मैं यहाँ पे लगाती हूँ ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम है S1। ठीक है, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। अब हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S1, तो अब इसमें क्या आ रहा है, एरर टेबल स्कूल डॉट S1 डज नॉट एग्जिस्ट। कह रहा है S1 टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि ड्रॉप कमांड से क्या हुआ, टेबल का नाम भी डिलीट हो गया और इसके अंदर के सारे कंटेंट्स भी डिलीट हो गए। लेकिन जब हम डिलीट कमांड यूज कर रहे थे तो टेबल का नाम फिर भी शो कर रहा था। तो हम इसे एक बार शो टेबल कमांड से चेक कर लेते हैं।
शो टेबल्स। अब देखो इसमें आपको सिर्फ स्टूडेंट नाम का टेबल दिखा रहा है और कोई टेबल नहीं दिखा रहा, क्योंकि S1 नाम के टेबल को हम क्या कर चुके हैं, ड्रॉप कर चुके हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन स्टूडेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मली जो हम फंक्शंस लगाते हैं वो हमारी सिंगल रो पे काम करते हैं। ठीक है, जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो ग्रुप ऑफ रोज पे काम करते हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल रो। ठीक है, सबसे पहला हमारा फंक्शन है एवरेज फंक्शन। नाम से ही पता लग रहा है ये क्या करेगा, जो भी आपका डेटा है उसकी एवरेज निकाल लेगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट एवरेज ब्रैकेट में डिस्टिंक्ट या ऑल, फिर कॉलम का नाम, फ्रॉम टेबल का नाम। डिस्टिंक्ट या ऑल का क्या मतलब है, ऑल लिखो या ना लिखो तो वो सारा डेटा का एवरेज कंप्यूट करेगा, और डिस्टिंक्ट में जो आपका डुप्लीकेटेड डेटा है उसको सिर्फ एक बार लेगा। हम इसको चेक करते हैं कैसे एवरेज निकालना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेबल है हमारे पास अपनी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारी टेबल है, इसके अंदर हमारे पास मार्क्स हैं। ठीक है, अब मुझे मान लो इसके अंदर क्लास का एवरेज निकालना है, 9, 10, 12, 11, 9। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या करूंगी, आई विल से सेलेक्ट एवरेज, किसका निकालना है मुझे, द नेम ऑफ माई फील्ड इज क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, दिस इज माई कमांड। ये कमांड हमने दी तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 10.2000, 9 + 10 19, 19 + 12 31 + 11 + 9। ठीक है, सबको ऐड करके इसने 5 से डिवाइड कर दिया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो रिटर्नेंट डेटा है, डुप्लीकेटेड डेटा है, वो 2 × 9 है। हम ये चाहते हैं कि क्लास 9 को वो सिर्फ एक ही बार कंसीडर करे, तो उस केस में हमने कमांड सेम देनी है, बस जहाँ पे हमने ये कमांड दी है वहाँ पे हमने इसमें क्या लगा देना है, डिस्टिंक्ट लगा देना है। तो यहाँ हमारी क्या कमांड होगी, सेलेक्ट एवरेज, यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 10.5000 आया, क्योंकि एक 9 को इसमें से हटा दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम एवरेज को कंप्यूट करते हैं। तो दिस इज द वे हाउ वी हैव टू यूज द एवरेज फंक्शन। डिस्टिंक्ट के प्लेस पे आप ऑल भी लगा सकते हो, तब आपका आउटपुट केवल आएगा जो हमने नॉर्मल एवरेज फंक्शन लगाने पे आउटपुट हमारा आया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है स्टूडेंट्स सम फंक्शन। एज द नेम सजेस्ट, क्या रिटर्न करेगा, सम ऑफ वैल्यूज इवन इन अ गिवन कॉलम। एक गिवन कॉलम के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं उनके सम को रिटर्न करेगा। और स्टूडेंट्स ये सारे फंक्शंस जो हैं, मिन, मैक्स, सम, एवरेज, जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये वाले जो फंक्शंस हैं ये आपके किस पे काम करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज पे काम करते हैं। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स भी क्या है, सेलेक्ट सम, डिस्टिंक्ट या ऑल, कॉलम का नाम, फ्रॉम टेबल नेम। तो इसको चेक करते हैं प्रैक्टिकली। मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, सेलेक्ट, यहाँ से हमने कर दिया, सपोज रोल नंबर का सम करना है हमें, या मार्क्स का सम करना है, मार्क्स का कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फंक्शन लगा दिया सम, और यहाँ पे हमने दे दिया मार्क्स। यहाँ हमारे पास नाम है मार्क्स 1। ठीक है, तो आपको यही कॉलम का नेम देना पड़ेगा। तो आप यहाँ देखो 70, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स आ रहा है, तो सम कितना आ गया, 350। लेकिन यहाँ पे अगर आप डिस्टिंक्ट लगा देते हो तो डिस्टिंक्ट के अंदर हमारा देखो सब में क्या है, 70 है। ठीक है, और अगर आपने यहाँ डिस्टिंक्ट लगा दिया तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ 70.00 आएगा, क्योंकि फिर वो उसे सिर्फ एक ही बार कंसीडर करेगा। ठीक है, और अगर वैल्यूज होती जैसे 70 होती, 270 होती, 280 होती और 290 होती, तो ये क्या करता है, एक बार 70, एक बार 80 और एक बार 90 को ऐड करता। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सम फंक्शन को वर्क करता है। अब सम फंक्शन को हम हमारे ऐसी फील्ड पे नहीं लगा सकते जिसके अंदर हमारा न्यूमेरिकल डेटा ना हो। जैसे कि अगर मैं इसको सम को नेम के ऊपर लगाऊं तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, इन केस दैट विल बी माई आउटपुट एज 0। ठीक है, तो इस केस में देखिए स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी ऐसे डेटा पे लगाते हैं जो कि न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, एग्रीगेट फंक्शन लगा रहे हो, सम या एवरेज, तो इसका आंसर हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो ये आप
कभी भी अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्रीगेट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज आर मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन रिटर्न करता है मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन कॉलम। अगेन द सिंटेक्स इज सेम, सिर्फ फंक्शन का नेम चेंज हो रहा है। सेलेक्ट मैक्स, डिस्टिंक्ट और ऑल आप दे सकते हैं, कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल नेम। एंड सेम हमारा मिन फंक्शन होता है, ये मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा। मैक्स मतलब लार्जेस्ट वैल्यू और मिनिमम मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसका भी सिंटेक्स इसी तरह रहता है, सेलेक्ट मिन, डिस्टिंक्ट या ऑल कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। प्रैक्टिकली इन्हें एग्जीक्यूट करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया सेलेक्ट सम ऑफ नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं क्लास ले लेते हैं और क्लास के ऊपर हम मैक्स फंक्शन लगा देते हैं। तो मैक्सिमम जो क्लास की वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले करके दिखा देगा, दैट इज 12, और हेडिंग में क्या आ रहा है, मैक्स क्लास। और यहाँ से अगर हम मिन क्लास देखना चाहें तो यहाँ से हम कर देते हैं मिन क्लास, तो यहाँ मिनिमम हमारी क्लास क्या आ गई, 9th आ गई, ठीक है। इस तरह से हमारा जो मैक्स और मिन फंक्शन है वो काम करता है, ठीक है। और अगर आप इसको लगाते हो सपोज नेम वाले कॉलम पे, यहाँ पे आपने यहाँ लिखा नेम, तो यहाँ पे जो है हमारा मिनिमम नेम प्रिया है, क्योंकि पी जो है वो मिनिमम सबसे स्मॉलेस्ट लेटर है यहाँ पे A to Z में। और अगर आप मैक्स फंक्शन लगाते हो, यहाँ पे आपने लिखा मैक्स, मैक्स के बाद आपने यहाँ पे दे दिया सपोज नेम, तो इसके अंदर जिस भी स्टूडेंट का नेम A to Z में नेक्स्ट लास्ट लेटर में पड़ता है, दैट इज स्नेहा, वो आपको दे देगा। तो सम और एवरेज तो स्टूडेंट्स ऐसे फंक्शन हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यूज पे ही काम कर सकते हैं, उनको अगर आप कैर वैल्यूज पे लगाओगे तो आउटपुट 0 आएगा। लेकिन मिन और मैक्स जो है वो अकॉर्डिंगली A to Z के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू को आउटपुट में आपको शो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है स्टूडेंट्स काउंट स्टार। काउंट स्टार, स्टार का मतलब सारा, जैसे आप लेते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, फिर वहाँ पे स्टार का मतलब क्या होता है, एस्ट्रिक का साइन होता है, मीन्स सारे कॉलम्स। तो काउंट स्टार का मतलब सारी रोज को काउंट करेगा, जिसमें डुप्लीकेट्स और नल वैल्यूज को भी काउंट करेगा, ठीक है। कैसे देना है, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ जो मेरा टेबल है स्टूडेंट टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये दिया मैंने, मेरे पास ये मेरा टेबल है स्टूडेंट टेबल, इसमें मेरे 6 फील्ड्स हैं और 5 रिकॉर्ड्स हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमें यहाँ पे यूज करना है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्या काउंट कर रहा है, 5 रोज काउंट कर रहा है, इसमें से कुछ में DOP में मेरा क्या है, नल वैल्यूज भी हैं, तो ये सबको काउंट करेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट फंक्शन इज द काउंट फंक्शन। अभी हमने काउंट स्टार फंक्शन पढ़ा जो कि डुप्लीकेट और नल वैल्यू सबको काउंट कर रहा था, और काउंट फंक्शन जो होता है वो एक कॉलम की उन नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है जिसमें नल वैल्यूज नहीं होती, मीन्स नल वैल्यू को छोड़ के बाकी सबको वो काउंट करेगा, ठीक है। और अगर आप डिस्टिंक्ट लगा देते हैं तो डुप्लीकेट्स को भी वो हटा देता है। इसका सिंटेक्स है सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट या ऑल कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल नेम। प्रैक्टिकली इसे चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये टेबल है, तो अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ को काउंट करना है तो सिंपली माई कमांड विल बी सेलेक्ट काउंट, क्या काउंट करनी है मुझे, डेट ऑफ बर्थ काउंट करनी है, डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसमें मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 2 नल वैल्यूज है, तो हमने क्या पढ़ा, काउंट फंक्शन नल वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा, बाकी काउंट करी तो 3 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये लगाऊं सेलेक्ट काउंट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, तो अगर मैं क्लास को चेक करती हूँ, इस केस में मेरी कितनी क्लास है, 1 2 3 4 5 क्लास है, तो मेरा आउटपुट कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन इसमें अगर मैं लगा देती हूँ सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा देने से जो रिपीटेड क्लास है वो काउंट नहीं करेगा। 9 क्लास है रिपीटेड, 2 बार रिपीटेड है तो उसको सिर्फ 1 बार लेगा, तो 9 10 12 और 11, तो मेरे पास आंसर में कितना आंसर आ जाएगा, 4, ठीक है। तो इस तरह से हमारा काउंट फंक्शन वर्क करता है। I hope students all the aggregate functions as well as the commands discussed in the today's video are clear to all of you. In case आपको कोई डाउट है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो आप इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स। जितनी भी आपकी टर्म 2 की स्टूडेंट्स वीडियोज़ हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी टॉपिक वाइज। यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 12 एंड जितने भी टॉपिक्स इसके बचे हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम उन्हें कवर अप करेंगे बहुत जल्दी।
Till then, have a good day and thank you.